गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 7 किशोर अवस्था की ओर। यानी जब एक बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता है तो उसमें जो परिवर्तन होंगे वो क्या परिवर्तन होंगे, और हम इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम। तो आपको सिंपल ही याद रखना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कह रहा है, उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्या करता है, शरीर में परिवर्तन करता है। तो याद रखिए उस पदार्थ का नाम है हार्मोन। तो याद रखिए हार्मोन क्या है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। जो क्या करता है, एक बच्चे में या गर्ल्स या बॉयज़ दोनों में बहुत सारे ऐसे नटखट, गुस्सा, बहुत सारे यानी उसमें लिंग, बहुत सारे हार्मोन्स के द्वारा परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। ये हार्मोन्स जब डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, तभी एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को और अपनी संतति को आगे की ओर बढ़ाता है। तो हमारा आंसर था हार्मोन। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो देखिए किशोर अवस्था क्या कहलाती है। देखिए किशोर अवस्था, एक छोटा बच्चा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, यानी वो 11 वर्ष से धीरे धीरे क्या कर रहा है, एक यंग में बदल जा रहा है। तो किशोर अवस्था जो है वो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके कारण परिणाम स्वरूप क्या होती हैं, परिपक्वता, जनन परिपक्वता आ जाती है, वो क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। याद रखिए कि जो किशोर अवस्था है वो 11 साल की उम्र में शुरू होता है और 18 या 19 साल की उम्र में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किशोर अवस्था की अवधि हर व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। हर व्यक्ति में भिन्न का अर्थ ये होता है कि सभी व्यक्ति में ये जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, सबकी एक्टिविटी अलग अलग होती है। अतः ये आंसर ये बता रहा है कि ये जो किशोर अवस्था है, देखिए किशोर अवस्था, किशोर का मतलब होता है कि एक छोटा 11 वर्ष से जो अधिक नटखट टोली को छोड़ते हुए बच्चा कहाँ जा रहा है, एक मैच्योरिटी में आ जा रहा है, वही कहलाती है उसकी किशोर अवस्था। तो आइए हम कुछ किशोर अवस्था में जो एक्टिविटी होती हैं उनको भी देखेंगे। देखिए कि किशोर अवस्था में किस तरह से एक्साइटमेंट, खेलने का, कूदने का, उद्यम का कितना एक्साइटमेंट रहता है। तो किशोर अवस्था एक बहुत ही रोमांचक अवस्था होती है। तो आपने परिभाषा को जाना और चित्र के माध्यम से भी उसको जाना। अब हम जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, थर्ड, ऋतु स्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चन के आंसर को सिर्फ आपको समझना है, आप बहुत डीपली अभी इतना ना जाएं, आपको समझना है। ऋतुस्राव एक नियमित मासिक आधार पर गर्भाशय की परत के से निकलने की प्रक्रिया को मासिक धर्म कहा जाता है। गर्भाशय हर महीने एक निषेचित अंडा प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है, जिससे गर्भाशय की अंदरूनी परत क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त की आपूर्ति होती है। और जब आपूर्ति होती है, यदि अंडा निषेचित नहीं होता है तो ये गर्भाशय की दीवार जो है, वो परत जो है वो टूट जाती है, और योनि के माध्यम से रक्त क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तो रक्त का बाहर ही निकलना क्या कहलाता है, ऋतुस्राव कहलाता है। अब जानेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, यौवन के प्रारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन, यानी जब बच्चा यंग होता है तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं।
तो यौवन के समय लड़कों और लड़कियों में यानी बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं दोनों में शारीरिक परिवर्तन आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, तो आप याद रखिए वो शारीरिक जो परिवर्तन है, वो शारीरिक परिवर्तन में पहला पॉइंट बोलता है कि ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। यानी जब बच्चा एक छोटे से मतलब 1 साल 2 साल जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है, तो वो जब 11 वर्ष की अवस्था के बाद जब 12वीं अवस्था में पहुंचता है तो उसकी ग्रंथियों के जो हार्मोन्स का स्त्राव है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो किस एज में, एक यंग एज में जा रहा है। तो उसमें शारीरिक परिवर्तन में सबसे पहला पॉइंट बोलता है ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। दूसरा बोलता है युवाओं के चेहरे पर मुहासे और दाने हो जाते हैं। तो याद रखिए, अभी हम चित्र के माध्यम से भी जानेंगे कि क्या परिवर्तन हुए। लड़कों में अंडकोश में शुक्राणु बनने लगते हैं और लड़कियों में अंडाशय बड़े हो जाते हैं और अंडे परिपक्व होने लगते हैं। तो ये परिवर्तन होता है यौवन प्रारंभ होने के समय। अगला फोर्थ बोलता है मस्तिष्क में सीखने की क्षमता अधिकतम हो जाती है। ये एज ऐसी होती है कि इसमें बच्चे के हार्मोन्स यानी क्योंकि वो किशोर अवस्था में आ गया, वो हार्मोन्स डेवलप होने से क्या हो जाता है, उसमें उत्तेजना, गुस्सा, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से विकसित हो जाती है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो मस्तिष्क में सीखने की जो क्षमता है वो कैसी हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। फिफ्थ बोलता है लड़कों की मूछें और दाढ़ी बढ़ने लगती है और लड़कियों में भी स्तन विकसित होने लगते हैं। अगला सिक्स्थ बोलता है प्रजनन प्रणाली विकसित हो जाती है। प्रजनन प्रणाली का विकसित होने का अर्थ है कि जब बच्चा 18 से 19 वर्ष की आयु में हो जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होके अपने आगे की संतति बढ़ाने की क्षमता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो वो कहलाती है प्रजनन की क्षमता। तो आइए हम चित्र के माध्यम से होने वाले परिवर्तनों को जानेंगे। इस प्रकार आप देखिए चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा है कि एक हार्मोन्स के विकसित होने से यंगर में कितने परिवर्तन होते हैं, उनके रहन सहन, रख रखाव सारे में कितना परिवर्तन होता है। एक बच्चा है उसमें फेस में जो है वो पिंपल्स नज़र आने लगते हैं और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो हम जानेंगे, देखिए किस तरह से, आप देखिए इस चित्र से पता चल रहा है कि सारे पिक्चर्स ये डिफ़ाइन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हर एक जो कैरेक्टर है वो अलग अलग गुणों को व्यक्त करता है। जो किशोर अवस्था है वो शारीरिक, मानसिक और सारे रूपों में क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है। तो किशोर अवस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हुए जो बहुत ही रोमांचक से लेके, मानसिक से लेके, शारीरिक से लेके बहुत ही अनुकूलित होते हैं। आइए जानेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को बताना है। तो हम क्या करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और ऐसे कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो आइए हम जानेंगे। अब हम जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स को। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और जिन हार्मोन्स का स्त्रवण करती हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो पहला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको ये याद रखना है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का सीक्रेशन करने का कार्य करती है। दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि, जो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है। तो गले में जो ग्रंथि पाई जाती है वो कहलाती है थायराइड ग्रंथि। मैंने ग्रंथियों के बारे में जो वीडियो बनाया है आप उसे देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्रंथि क्या कहलाती है, ग्रंथि के क्या कार्य हैं। अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और जो मिश्रित ग्रंथि है उनके बारे में बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। आपकी कक्षा में सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन है, इतना ही बताया है। थर्ड है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से
स्रावित होने वाला हार्मोन्स है एड्रिनल हार्मोन्स। अब हम जानेंगे आगे के अब हमारे हार्मोन्स हैं अग्नाशय। जो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। यदि शरीर में इंसुलिन की कमी है तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज़ है, जिसे मधुमेह कहते हैं। तो आप याद रखिए, इंसुलिन हमारे शरीर में सही मात्रा में सीक्रेट होना, स्रावित होना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन से स्रावित होता है। और पांचवा बोलता है वृषण पौरुष। वृषण पौरुष का मतलब है ये पुरुष में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्त्रवण करती है। अगला है अंडाशय। यह स्त्रियों में पाया जाता है और स्त्रियों में पाए जाने वाला जो हार्मोन्स होगा वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होगा, वो कहलाता है एस्ट्रोजन। तो इस प्रकार हमने इन हार्मोन्स को जाना। आप ध्यान से वीडियो में फिर से रिपीट करती हूँ, देखिएगा। इस प्रकार आपने अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स को जाना। आइए अब हम अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है छठवां, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नाम और इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। तो याद रखिए, यौन अंगों द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ को लिंग हार्मोन्स कहते हैं। यानी यौन अंग जो होते हैं जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण करते हैं उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, लिंग हार्मोन्स कहते हैं। अब पहला पॉइंट बोलता है कि लड़कों के वृषण में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, जो कि हमने अभी ही देखा, जो चेहरे के बालों की वृद्धि, आवाज़ में भारीपन विकसित करता है। तो आपने तो देखा ही होगा कि बचपन में आवाज़ जो रहती है वो कुछ और रहती है, जब ग्रोथ हो जाती है तो उसकी आवाज़ कुछ और रहती है। अब दूसरा आ जाता है अंडाशय। महिला हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करती है, जो स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। यानी जो गर्ल्स होती हैं उनमें भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो वो उसके लिए एस्ट्रोजन उत्तरदायी होता है। तीसरा है पुरुष और महिला के बीच अंतर करने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है या लिंग हार्मोन्स कहा जाता है। यानी पुरुष और स्त्रियों के गुणों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो ये जो परिवर्तन होते हैं इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अब हम जानेंगे अगला उत्तर क्या है। अब हम जानेंगे सही विकल्प। ये 3 सही विकल्प हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला बोलता है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहा है, क्योंकि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ये आपका सही आंसर है। उसके साथ भी क्या दिए हुए हैं, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, ये भी सही है। पर याद रखिए, आपका सही ऑप्शन पूर्ण रूप से सारी चीज़ों को व्यक्त करे, वही आंसर आपको चुनना है। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है, ये भी सही है कि हर समय वो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती हैं, ये भी है। पर आपको याद रखना है कि शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो अब हम जानेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब बोलता कहा स्त्रियों में जनन आयु का काल जो है वो प्रारंभ समय जो होता है वो होता है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। जैसे ही ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो गर्ल्स जो है वो मैच्योर हो जाती हैं। तो आपको ये आंसर याद रखना है। बाकी के जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो भी सही हैं, पर आपको टिक मार्क में ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है मैं टिक लगाना है। अगला बोलता है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित होता है। तो आप याद रखिए, एक अच्छे भोजन का उपयोग करना वृद्धि और विकास के लिए और हार्मोन्स के लिए अति आवश्यक है। तो दाल, रोटी और सब्जियां, ये जो आहार है वो बहुत ही लाभदायक होता है। तो आपको याद रखना है, ये सही विकल्प थे, 3 ही सही विकल्प हैं।
अब हम जानेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बोलता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी टिप्पणी बताना है आपको। 3 टिप्पणियां हैं, एडम्स एप्पल, गौण लैंगिक लक्षण और गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी कक्षा में, और इन तीनों में से 1 या 2 पॉइंट पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो पहला पॉइंट है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल का अर्थ क्या होता है? मानव पुरुषों में यौवन के समय स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है। यानी क्या होता है? एडम्स एप्पल जो कहलाता है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि के ऊपर जो जिसको हम कंठ कहते हैं, वो कंठ क्या होता है? बढ़ जाता है, और इसे गले के उभरे हुए हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। इस उभार को एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं चित्र के माध्यम से एडम्स एप्पल किसे कहा। आप देखिए, गले में जो आप देख रहे हैं उभार जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो उभार होता है वो उभार कहलाता है एडम्स एप्पल, क्योंकि वो एप्पल के समान गोल गोल दिखता है और उसकी संरचना में परिवर्तन होता है, इसलिए उसका नाम क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल। तो इस प्रकार हमने चित्र के माध्यम से भी जाना कि एडम्स एप्पल क्या है। अगला बोलता है 2 लड़कों में, दूसरा बोलता है पॉइंट क्या बोलता है? 2 लड़कों में सेक्स हार्मोन्स के प्रभाव में स्वर यंत्र प्रमुख हो जाता है, जिससे वोकल कॉर्ड मोटा और लंबा हो जाता है, जिससे आवाज़ भारी हो जाती है। तीसरा पॉइंट बोलता है दूसरे ओर महिलाओं में स्वर यंत्र छोटा होता है और मुश्किल से दिखाई देता है, इसलिए लड़कियों की आवाज़ ऊंची होती है, जबकि लड़कों की आवाज़ क्या होती है? गहरी होती है। ये कैरेक्टर आप एक मैच्योर होते हुए बच्चे में देख सकते हैं। उन्हें रटना नहीं है, समझ के तैयार करना है कि क्या कहलाता है एडम्स एप्पल। यानी गर्ल्स और बॉयज़ में होने वाले क्या हैं? मैच्योरिटी वाले परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण उसे क्या नाम दिया गया है? एडम्स एप्पल। अगला आ जाता है गौण लैंगिक लक्षण। तो द्वितीयक यौन लक्षण जो होता है, जो लक्षण आमतौर पर यौवन के चरण के दौरान प्रकट होते हैं, उन्हें द्वितीयक यौन लक्षण कहा जाता है। ये विशेषताएं हैं कि पुरुष और महिला शरीर को एक दूसरे से अलग करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी पुरुषों में जो होते हैं वो अलग कैरेक्टर होते हैं और स्त्रियों में अलग कैरेक्टर होते हैं। तो पुरुषों में देखे जाने वाले लक्षण जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी का निकलना, छाती का चौड़ा होना और जनन क्षेत्रों में बाल का विकसित होना। तो महिलाओं में भी ये विशेषताएं पाई जाती हैं। मासिक धर्म चक्र हो चालू हो जाता है, स्तनों का बढ़ना हो जाता है, जनन क्षेत्रों में भी वहाँ पे भी क्या हो जाते हैं? बाल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों में जो परिवर्तन होता है ये कहलाता है गौण लैंगिक लक्षण। तो आपको ये चीज़ें पॉइंट जो है, छोटे छोटे पॉइंट है, उनको लिखकर लर्न करना है बहुत अच्छे से। अगला बोलता है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण क्या होता है। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण का अर्थ ये होता है कि गर्भ में जब माँ के बच्चा बन रहा होता है तो उसमें बॉयज़ है या गर्ल्स है, स्त्री है या पुरुष है, इस चीज़ की पहचान करना और उसका निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो इन्हें लिंग क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। हर अंडे में एक एक्स लिंग क्रोमोसोम्स होता है और एक शुक्राणु में एक्स या वाई लिंग क्रोमोसोम्स हो सकता है। अगर अंडे को निषेचित करने वाला शुक्राणु में एक्स क्रोमोसोम होता है तो बच्चा लड़की होगा, और अगर वाई क्रोमोसोम्स होता है तो बच्चा लड़का होगा। तो आइए हम चित्र के माध्यम से भी देखते हैं। देखिए, नर जो होता है उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स वाई होते हैं, और मादा के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स एक्स यानी समान होते हैं। तो जब एक्स नर का और एक्स मादा का आपस में क्रिया करता है तो उसकी जो संतान होती है वो मादा होती है, यानी स्त्री होती है, गर्ल्स होती है। पर नर का जो वाय है वो उसके एक्स से क्रिया करता है, तो जो उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होती है? नर होती है। और अगर एक्स ने उससे एक्स से क्रिया की तो फिर उसकी संतान कैसी होगी? मादा होगी, यानी गर्ल्स होगी। तो इस तरह से जो गुणसूत्रों में लिंग निर्धारण जो होता है, गर्ल्स या बॉयज़ का बॉर्न होना, वो गुणसूत्रों का आपस में क्रॉस करने पर निर्भर करता है। तो ये गुणसूत्रों का आपस में क्रॉस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो लिंग निर्धारण को व्यक्त करता है। तो अब हम जानेंगे
आपका इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता है। हम जानेंगे अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छे से उसको लिख के तैयार करिएगा, आपको एग्जाम में बनेगा। पहला बोलता है इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन का अर्थ होता है जिसमें स्त्री और पुरुष, नर और मादा दोनों हो, वो कहलाता है लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन जो होता है उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती। यदि एक ही लिंग है तो उससे आगे की संतति उत्पन्न हो जाती है, पर लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कहता है इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। और अलैंगिक जनन में देखेंगे कि हम जो लैंगिक जनन की क्रिया है वो निम्न श्रेणी के जीवों में होती है। तीसरा पॉइंट बोलता है लैंगिक जनन निषेचन की क्रिया के बाद जीव बनना प्रारंभ होता है। तो निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन क्रिया के बाद ही क्या होता है, एक बच्चे का भ्रूण बनता है, उसके बाद उसमें परिवर्तन होता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रोथ करके एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो हम अलैंगिक में देखेंगे तो अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती। तो आपको याद रखना है अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं। अब हम जानेंगे अगले पॉइंट क्या हैं। अगला पॉइंट क्या बताता है, अगला पॉइंट बताता है फोर्थ, इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो जाते हैं। तो आप याद रखिए हर एक पीढ़ी आती है, सभी में डिफरेंट गुणों को हमें देखने मिलता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि लैंगिक जनन, सारे माता पिता होते हैं, उनके गुणों में परिवर्तन होता है तो उनकी पीढ़ियों में भी परिवर्तन होता है। अलैंगिक जनन में देखते हैं इस जनन द्वारा संतान में नए गुण उत्पन्न नहीं होते, जैसी उनकी संतति होगी हूबहू उनके आगे की संतान भी वैसे ही होगी। पांचवा पॉइंट बोलता है इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते। अब यहाँ नर और मादा है तो बीज कहाँ से बनेगा, ठीक है, तो ये लैंगिक जनन है तो इसलिए बीजाणु नहीं बनते हैं। पर अलैंगिक जनन देखेंगे तो इसमें इस क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु जैसे फफूंद हो गया, ये उत्पन्न होते हैं यानी बीज बनते हैं। अब आपको उदाहरण से याद रखना है, यदि आपको उदाहरण रहते हैं याद रहता है तो आप याद रखेंगे कि लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। तो आप याद रखिए लैंगिक जनन में जो हैं वो कहलाते हैं मनुष्य, पुष्पीय पादप और जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये कहला जाते हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत। तो आपको याद रखना है लैंगिक जनन में जो हैं वो मनुष्य, पुष्पीय पादप होते हैं और अलैंगिक जनन जो होते हैं वो कहलाते हैं जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो आपने लैंगिक और अलैंगिक जनन को बहुत ही अच्छे से जाना। तो आज के इस प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है। अगले वीडियोस में हम नए प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तो आज की वीडियोस के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।